हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था हैं, ठीक है। साम्यवादी, पूंजीवादी, सारा इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। इसके पहले जो हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट हो सके। इसमें जो भी बताएंगे आप कनेक्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि पहला क्लास में हम काफ़ी कुछ विस्तार से बताए थे। समझते हैं ध्यान से आप। देखिए, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पे, और एक वैश्विक स्तर के आधार पे। वैश्विक स्तर का ये अर्थ ये हो गया, किसी देश से नाम जोड़ा जाए, ठीक है। किसी देश विदेश का नाम जोड़ा जाए वैश्विक स्तर के आधार पे, ठीक है। वो देखते हैं। अब देखिए, अब हम पहले जानेंगे स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे मुझे पढ़ने मिलेगा पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। उसके बाद विकास के आधार पे 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था आते हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित, ठीक है। किसके आधार पे? तो विकास के आधार पे 3 प्रकार के, विकसित, अविकसित और विकासशील, ठीक है। इस तरह से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आते हैं। और वैश्विक स्तर के आधार पे आते हैं खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, 2 प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके निपटाने का प्रयास करते हैं, फिर हम इधर चलेंगे। ओके, देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे की बात बोलेंगे तो स्वामित्व के आधार पे हम पहले जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजारी अर्थव्यवस्था भी इसे बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, ठीक है। अब देखिए, इसमें समझने का प्रयास करिएगा। इस पे जो नियंत्रण होता है ना, पूर्व स्वामित्व का होता है। किसी एक व्यक्ति का इसके ऊपर नियंत्रण होता है, चाहे वो कंपनी किसी एक का हो या फिर कोई मालिक किसी एक का हो, किसी निजी व्यक्ति का इसके ऊपर अधिकार होता है, ठीक है। इसके ऊपर पूर्व नियंत्रण होता है स्वामित्व का, ठीक है, या फिर किसी कंपनी का या फिर किसी व्यक्ति का, जो हम अभी बोले आपको, इसमें निजी नियंत्रण होता है। और इसमें जो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जिस भी देश में यह लागू है, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, किसी व्यक्ति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि बाजार को देखते हुए बाजार में क्या चीज़ लागू करे जो बाजार के लिए सही है, किसी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के बारे में सोचा जाता है। कह सकते हैं सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचा जाता है। स्वार्थी लोग होते हैं ना, सिर्फ मुझे लाभ ही कमाना है, बाकी लोग मर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सिर्फ लाभ कमाना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, इसको बाजार पे, इसका जो है बाजार पे ध्यान दिया जाता है, बाजार को देखते हुए इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। देखिए, इसे सबसे पहले अपनाया कौन था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है सबसे पहले कौन अपनाया था? तो ये अपनाया था अमेरिका। कौन अपनाया था? अमेरिका अपनाया था सबसे पहले, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा क्या है? तो दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को गैर बाजारी अर्थव्यवस्था के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। गैर बाजारी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही बोला जाता है, ठीक है। इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही बोलते हैं। और इसका जो मालिक होता है, इसका मालिक होता है सरकार। इसका मालिक क्या होता है? सरकार होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था का? इसका मुख्य उद्देश्य है समाज कल्याण। समाज कल्याण को देखते हुए ये अर्थव्यवस्था का मुख्य काम है, ठीक है। समझते हैं ध्यान से, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज के लिए कल्याण करना, ठीक है। इसे अपनाने वाला जो पहला देश था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो देश था, वो पहला देश था USSR, मतलब रूस, ठीक। इसे आप USSR भी बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर रूस बोल सकते हैं, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो देश था, वो देश का क्या नाम था?
रूस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या था, तो उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता था और वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता था, ठीक है, ये होता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गया, तो इसका मालिक एक सरकार होता है और समाज कल्याण के लिए यह काम करता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक की बात बोलेंगे तो इसके जनक जो हैं, इसके जनक कार्ल मार्क्स को बोले जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को बोले जाते हैं। इसे हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। किसे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अभी जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है, तो वह चीन में लागू है, ठीक है। चीन में कैसी लागू है, कैसी व्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है, साम्यवादी, ठीक है। समाजवादी को ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, आप लोग फंसिएगा नहीं। और इसके जनक जो है कार्ल मार्क्स को बोले जाते हैं। ओके, आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, मिश्रित का अर्थ हो गया मिला जुला, ठीक है। इसमें सरकारी कंपनी भी काम करते हैं भारत के अंदर और प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो इसे अपनाने वाला जो देश था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश, तो वह था भारत। कौन था, भारत। आप समझते हैं ध्यान से इसे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या बोले, सरकारी कंपनी भी आते हैं, प्राइवेट कंपनी भी आते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत में सरकारी टीचर भी हैं, प्राइवेट टीचर भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक किसे बोले जाते हैं, तो जॉन कर्नाड किन्स। किसे बोले जाते हैं, जॉन कर्नाड किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। और इसके जो पहला देश है इसे अपनाने वाला, तो वह है भारत। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो पहला देश कौन हो गया, भारत इसे अपनाया है। ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था तभी हो सकता है जब क्या हो सकता है, जब 51% सरकार का कर्मचारी हो, सरकार का हिस्सा हो, तभी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहला सकता है। कितना परसेंट होना चाहिए, तो 51% कम से कम जो है सरकार का कर्मचारी हो, सरकार का सरकारी स्कूल हो, कम से कम 51% होना चाहिए, तब जाके मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से इसे जान सकते हैं या फिर जाना जा सकता है। तो इसमें कम से कम 51% होना चाहिए, ठीक है। बाकी 49% आप जो है प्राइवेट ले सकते हैं। ओके, तो तभी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। कितना होना चाहिए, 51% होना चाहिए। अब देखते हैं विकास के आधार पे, विकास के आधार पे देखते हैं। तो विकास के आधार पे यहाँ फोकस करिएगा। विकास के आधार पे क्या क्या देखें हम, विकसित, विकासशील और अविकसित, ठीक है। तो विकास के आधार पे हम जानेंगे पहले विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। विकसित अर्थव्यवस्था जो है वो किस देश में लागू है अभी वर्तमान में, तो विकसित अर्थव्यवस्था जो है ये यूएसए में लागू है, मतलब कि अमेरिका में लागू है। कहाँ पे, अमेरिका में लागू है। किसके आधार पे, विकास के आधार पे। अमेरिका में विकसित अर्थव्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में विकसित अर्थव्यवस्था है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं विकासशील। विकासशील मतलब विकास होने के कगार पे है, ठीक है। अमेरिका तो विकसित हो गया है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है अमेरिका, लेकिन भारत विकासशील के आधार पे, विकास होने के कगार पे है, अभी विकसित हुआ नहीं है, विकास होने के आधार पे है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था किस देश में है, लागू है, तो भारत में लागू है, पाकिस्तान में लागू है, ये सब में विकासशील अर्थव्यवस्था। एक होता है अल्प विकसित। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, न विकास हो रहा है न विकसित हो रहा है, तो यह है युगांडा, अफ्रीका, युगांडा, अफ्रीका, बुरुंडी, ये सब क्या है, अफ्रीका का एक देश है ना, तो युगांडा, अफ्रीका, ये सब में क्या है, तो वो विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ना विकसित हो रहा है ना विकासशील हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया आप लोग को। ओके, अब देखते हैं हम लोग वैश्विक संबंध के आधार पे। वैश्विक संबंध के आधार का अर्थ ये हो गया कि देश का नाम जुड़ा जाए, ठीक है, देश विदेश के आधार पे। तो वैश्विक संबंध के आधार पे जो है दो प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। पहली खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया कि आयात और निर्यात दोनों होता हो, आयात और निर्यात दोनों होता हो, ठीक है। आयात का अर्थ हो गया उत्पादन और निर्यात का अर्थ हो गया बेचना, ठीक है।
अगर भारत में कोई चीज़ उगाया जा रहा है तो विदेश में जाके हम बेच सकते हैं। तो आयात और निर्यात वहाँ से आ भी सकता है, यहाँ से जा भी सकता है। तो आयात और निर्यात जब लागू रहे तो इसे बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। अब बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हो गया जहाँ आयात और निर्यात दोनों बंद हो, आयात और निर्यात दोनों बंद हो। आपको आयात और निर्यात दोनों बंद है तो बंद अर्थव्यवस्था आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो उत्तरी कोरिया में, उत्तरी कोरिया में जो है बंद अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। वहाँ का जो लोग है, जैसे कि कोई आलू उगाया तो वो खुद आलू उगाएगा, खुद खाएगा, कहीं बेचेगा नहीं, ठीक है, ना किसी देश से खरीदेगा। तो ये है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र के बारे में जान जाते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात बोलेंगे तो पहला क्षेत्र देखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा देखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जो प्राकृतिक पे डिपेंड हो, जो प्राकृतिक पे डिपेंड हो। प्राकृतिक का अर्थ क्या हो गया? जो जैसे कि धूप, ये क्या है? प्राकृतिक है। बारिश क्या है? प्राकृतिक है। ये सब प्राकृतिक पे डिपेंड हो। जिसमें पहला चीज़ आता है कृषि। पहला क्या आता है? कृषि। ये क्या है? प्राकृतिक पे डिपेंड है। दूसरा आता है वानिकी, फिर पशुपालन, फिर मत्स्य पालन, फिर खनन, बालू। बालू और क्या है? प्राकृतिक है। बालू कोई बनाता थोड़े ना है, समुद्र में मतलब नदी और में बालू खुद बन जाता है, पहाड़ कट से, नदी द्वारा घर्षण से, ये सब अपरदन से बालू खुद बन जाता है। तो प्राकृतिक पे जो डिपेंड रहे वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, जो प्राकृतिक पे डिपेंड हो, ओके, प्राकृतिक के अंतर्गत ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, खनन, ये सब क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं ये सब। अब देखते हैं दूसरा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएंगे? विनिर्माण। विनिर्माण के अंतर्गत आएंगे। विनिर्माण मतलब कि बालू क्या है? प्राकृतिक है। तो बालू से हम क्या बना सकते हैं? भवन बना सकते हैं। तो विनिर्माण, कोई भी चीज़ को दोबारा से उसका चीज़ उपयोग करके हम कोई नया चीज़ का आविष्कार कर सकते हैं। मतलब कि पुराने, जैसे कि कोई चीज़ से नया चीज़ का आविष्कार हो, उसे बोलते हैं विनिर्माण, ठीक है। जैसे कि भवन, तो भवन क्या है? भवन किसके अंतर्गत आएंगे? तो भवन आएंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। भवन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे जिसका विनिर्माण हम कर सकते हैं। कपड़ा, कपड़ा डायरेक्टली थोड़े ना बन जाता है, कपड़ा बनाने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया कपड़ा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या है? बिस्किट। बिस्किट जो होता है, बिस्किट खाने वाला, ब्रेड जो होता है, पाव रोटी, ये सब क्या है? विनिर्माण किया गया इसको, ठीक है, विनिर्माण। तो ये सब ब्रेड, ब्रेड क्या आ गया? दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। गैस, गैस अचानक से नहीं बन जाता है, गैस बनाना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पानी चाहिए, कोयला चाहिए, घर्षण चाहिए, स्पीड चाहिए, मोटर चाहिए, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, विनिर्माण कर सकते हैं। ये सब विनिर्माण जो आते हैं ये दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र, ये सब क्या है? ये सब दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। जो प्राकृतिक पे डिपेंड हो, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जिसका विनिर्माण कर सकते हैं वो दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा क्षेत्र जिसे बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, इसे हम सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है। किसी को आप सेवा दे रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसे हम तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। यूट्यूब मुझे क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर या फिर चिकित्सा क्या है? चिकित्सा मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो सेवा करते हैं, सेवा के बदले हम उसे क्या देते हैं? कुछ पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब आएंगे तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत। परिवहन क्या है? सेवा दे रहा है। कहीं मुझे दिल्ली से मुझे सामान लाना है बिहार, तो क्या परिवहन करके, ट्रक हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब क्या है? तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो सब मुझे सेवा दे रहा है, ठीक है। तो सेवा जिसके अंतर्गत आ गया वो आ गया तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अब जैसे बैंकिंग क्या है? बैंकिंग मुझे सेवा दे रहा है। बैंक के अंतर्गत, बैंक जो ब्रांच खुला है, बैंकर क्या है? तो सेवा दे रहा है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पैसा जमा करेंगे, खाता जमा करेंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है? सेवा दे रहा है मुझे।
खाता जमा करेंगे, लिख के देंगे, तब मुझे वो पैसा देगा। तो क्या कर रहा है वो, बैठ के सेवा कर रहा है। वो अगर वो सेवा कर रहा है तो उसको पैसा मिलता है सेवा करने के लिए। तो वैसे ही जो है सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो सेवा के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो आता है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, LIC, ये सब क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। आपके प्राण को या फिर आपके लाइफ को कुछ खतरा होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके तरफ से आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, सेवा। तो क्या क्या बोले, तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत एजुकेशन, चिकित्सा, सॉफ्टवेयर, परिवहन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, ये सब तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। आप अगर सेवा याद रखते हैं सेवा क्षेत्र, आप सारा क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे बोलते हैं? देखिए, बेरोजगारी एक क्या है, तो बेरोजगारी एक आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है देश की। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक आर्थिक और सामाजिक कारण है देश के। अभी तो भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी घूम रहा है, कहाँ पे? बिहार में। तो सामाजिक और आर्थिक कारण है ना देश की, ठीक है। और इसका माप कौन करता है कि भारत में कितना % बेरोजगारी है, कौन सी युवा बेरोजगार है, कौन सी युवा रोजगार है, सारा जो है आकलन जो करता है वो करता है NSSO। कौन करता है? NSSO, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बोलेंगे तो नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले? नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका गठन जो हुआ था NSSO का, ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात बोलेंगे तो इसका मुख्यालय जो है NSSO का कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है नई दिल्ली में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब देखते हैं आगे। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी तो होते हैं कई प्रकार के, लेकिन हम आपको एग्जाम से रिलेटेड बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 प्रकार की बेरोजगारी याद रखना है। एक याद रखना है अनैच्छिक, एक याद रखना है ऐच्छिक, ठीक है। तो बेरोजगारी 2 प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ ये हो गया, मतलब कि इच्छा होना, ये क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी है। और ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? इच्छा ना होना, ठीक है। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ क्या हो गया कि मेरा मन है काम करने, ऐसे समझिए। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हो गया? मेरा मन है काम करने का लेकिन रोजगार नहीं है। मतलब मेरा मन है काम करने का लेकिन रोजगार नहीं है, तो ये हो गया अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। अब ऐच्छिक बेरोजगारी समझिए। ऐच्छिक बेरोजगारी का अर्थ ये हो गया कि इच्छा ना होना, मतलब कि रोजगार है, मतलब हम काम करेंगे ही नहीं। मतलब कि ऐच्छिक का मतलब ये समझ लीजिए कि राजा की तरह जिएंगे हम, ठीक है। मतलब कि इच्छा ना होना, रोजगार तो है, रोजगार है लेकिन इच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कि राजा की तरह। ऐच्छिक मतलब क्या हो गया? राजा की तरह जिएंगे, रोजगार तो है लेकिन हम काम ही नहीं करेंगे, तो ये हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हो गया कि रोजगार नहीं है और हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट और अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तब कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को मेरा कंटेंट और कंसेप्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो यूट्यूब पे तो आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।